नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। अगले आधे घंटे में 40 खबरें, कोरोना अपडेट्स, देश और दुनिया की खबरें और साथ ही साथ बात बाजार और कारोबार की भी। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत एक भयानक आर्थिक संकट, महामारी और अब चीन के साथ विवाद के कारण संकट की चपेट में है। इन सभी संकटों की वजह बीजेपी सरकार की गलत नीतियां हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि आर्थिक संकट को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने एक खोखले वित्तीय पैकेज की घोषणा की जो जीडीपी के 1% से भी कम था। एलएसी पर जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख एम नरवणे आज लेह पहुंचे। वहां उन्होंने सेना के अस्पतालों में सेना का जो अस्पताल है उसमें घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि आपने बढ़िया काम किया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। नरवणे 2 दिन के लिए लद्दाख के दौरे पर है। इस दौरान वो चीनी सेना के साथ जारी गतिरोध पर सैन्य कमांडरों के साथ चर्चा करेंगे और भारत की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत एक भयानक आर्थिक संकट, महामारी और अब चीन के साथ विवाद के कारण संकट की चपेट में है। इन सभी संकटों की वजह बीजेपी सरकार की गलत नीतियां हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि आर्थिक संकट को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने एक खोखले वित्तीय पैकेज की घोषणा की जो जीडीपी के 1% से भी कम था। भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर सरकार से पूछा कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता राजीव गांधी की लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील की ली गई एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। राहुल ने लिखा कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, फिर कांग्रेस ने चीन को जमीन सौंप दी। उन्होंने कहा कि डोकलाम मामले के दौरान राहुल गांधी चुपके चुपके से चीनी दूतावास जाते हैं। जरूरी मौकों के दौरान राहुल गांधी ने देश को विभाजित करने और सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने की कोशिश की। नड्डा ने पूछा कि क्या ये एमओयू का प्रभाव है। कल प्रियंका गांधी ने बताया था कि आगरा में कोरोना से 28 लोगों की मौत हो गई है। उनके इस दावे को आगरा के डीएम ने गलत बताया है। प्रियंका को नोटिस भेजा गया है। डीएम ने कहा कि प्रियंका गांधी के ट्वीट को देखकर भ्रम की स्थिति पैदा होती है जो लोगों में डर पैदा करती है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। प्रियंका गांधी से 24 घंटे के भीतर सफाई देने को कहा गया है जिससे कोरोना महामारी को रोकने में लगे कर्मचारियों का मनोबल न गिरे। देश में कोरोना के मामले 4,40,000 को पार कर गए हैं। इसमें 14,011 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,48,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 1,78,014 है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,933 नए केस सामने आए हैं और 312 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जहां कुल मरीजों की संख्या 1,35,796 हो गई है और इसमें 6,283 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने देश भर में कोरोना टेस्टिंग के दायरे को तेजी से बढ़ाया है। आईसीएमआर ने 22 जून तक देश भर में 71 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए हैं। 22 जून तक आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक देश में 71,37,716 लोगों का कोविड टेस्ट किया जा चुका है। आईसीएमआर के मुताबिक केवल 22 जून को ही पूरे देश में 1,87,223 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया। कोरोना की टेस्टिंग आगे और तेज होगी। कोरोना संकट से जूझ रहे देश को अस्पतालों को जल्द ही 50,000 वेंटिलेटर्स मिल जाएंगे। ये सभी वेंटिलेटर्स मेड इन इंडिया के होंगे। इनमें से कुछ सरकारी कंपनियां बीईएल करेगी और बाकी निजी कंपनियां बनाएंगी। पीएम केयर्स फंड से इनके लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये सप्लाई देश के कई राज्यों से सरकारी अस्पतालों में की जाएंगी। इसके अलावा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
और आज बाजारों की अगर हम बात करें तो लगातार दूसरे दिन अब बाजार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 1.5% बढ़कर 10,500 के बेहद करीब पहुंचा है। बैंक, रियल्टी, मेटल, एफएमसीजी में अच्छी खरीद देखने को मिली है। सेंसेक्स आज 519 अंक चढ़कर 35,430 पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 160 अंक चढ़कर 10,471 पर बंद हुआ। बीते 4 सेशन में लगातार तेजी से बाजार 6% मजबूत हुआ है। बैंक निफ्टी 557 अंक चढ़कर 22,265 पर बंद हुआ। मिड कैप में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिली। आज निफ्टी के 50 में से 46 शेयरों में खरीदारी रही। बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयरों में खरीदारी रही। बाजार में आज की तेजी के हीरो बैंकिंग सेक्टर रहा। निजी बैंकों में बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये सबसे ज़्यादा चढ़े। सरकारी बैंकों में यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, एसबीआई में जोरदार तेजी रही। एफएमसीजी शेयरों ने भी आज रफ्तार पकड़ी। इमामी, जुबिलेंट फूड्स, एचयूएल, नेस्ले अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। गिरने वालों में ग्लेनमार्क फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस शामिल रहे। इक्विटी मार्केट में तेजी का फायदा घरेलू करेंसी को भी मिला है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 39 पैसे मजबूत होकर 75.64 पर बंद हुआ। कल रुपया 76.03 के स्तर पर बंद हुआ, लेकिन आज रुपए की शुरुआत मजबूती के साथ 75.86 पर हुई। कल नया रिकॉर्ड बनाने के बाद सोने में आज छोटे दायरे में कारोबार देखने को मिला है। कोरोना महामारी के एक बार फिर से जोर पकड़ने की आशंका से सोने का निचला स्तर पर सपोर्ट बना हुआ है। इसके अलावा दुनिया भर में लिक्विडिटी बढ़ने से भी सोने को सहारा मिला। एमसीएक्स पर सोना और चांदी मामूली उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते नजर आए। कॉमेक्स पर सोने के दाम $1,760 के ऊपर बने हुए हैं। तंगी से जूझ रही कंपनियों को सेबी ने बड़ी राहत दी है। सेबी ने ऐसी कंपनियों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए पैसे जुटाने के नियमों में ढील दी है। अब अलॉटीज को ओपन ऑफर लाना जरूरी होगा। इसके अलावा कंपनियों को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की प्राइसिंग तय करने की छूट दी गई है। सेबी के इस कदम से इन कंपनियों को पैसे जुटाने में आसानी होगी, लेकिन इन राहतों का फायदा उठाने के लिए कंपनी को सेबी की कुछ शर्तों को भी मानना होगा। पीरामल एंटरप्राइजेस फार्मा बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कंपनी अपनी 15 से 20% हिस्सेदारी बेच सकती है। हिस्सेदारी बेचने को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। सूत्रों के मुताबिक ये डील 3500 से 4,500 करोड़ रुपए में हो सकती है। इस हिस्सा खरीद की दौड़ में केकेआर, टी एसोसिएट्स और कालाइल शामिल है। पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। पतंजलि ने आज कोरोनिल टैबलेट नाम से आयुर्वेदिक औषधि लॉन्च की है। बाबा रामदेव ने दावा किया कि इस दवा से 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% कोरोना मरीज रिकवर हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी दवाई का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। यह दवा 7 दिनों में मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध होगी। बाबा रामदेव ने कहा कि दवा बनाने में सभी वैज्ञानिकों ने नियमों का पालन किया गया है। हालांकि आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि की इस दवा की साइंटिफिक स्टडी या तथ्य सरकार के पास नहीं है। लिहाजा मंत्रालय ने पतंजलि से दवा के बारे में पूरी जानकारी मांगी है और फिलहाल पतंजलि को कोरोनिल दवा के प्रचार प्रसार से रोक भी लगा दी गई है। इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए सरकार और आरबीआई के उठाए कदमों का असर दिखने लगा है। ये दावा किया है वित्त मंत्रालय ने, जिसके मुताबिक कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में रिकवरी लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामान्य मॉनसून से इकोनॉमी को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी आत्मनिर्भर भारत मिशन में अपना सहयोग करेंगे। एयर इंडिया घरेलू रूट्स पर और उड़ानें शुरू करने वाली है। एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि 25 जून से वो कई और शहरों से अपनी उड़ानें शुरू करेगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि घरेलू उड़ानें की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। एयर इंडिया अब रांची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, भोपाल, कोलकाता, चंडीगढ़, तिरुपति और कोचीन से भी उड़ानें शुरू करेगी। इसके अलावा एयर इंडिया ने फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाया है।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 5 विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। पांचों नेता अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले सभी विधान परिषद सदस्य लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। ये सभी आरजेडी की मौजूदा वंशवाद की राजनीति और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से परेशान थे। दरअसल 7 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और ये खबर जोरों पर है कि आरजेडी की ओर से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जिससे पार्टी में फूट पड़ गई है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई। वो भोपाल में बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिलहाल उन्हें घर ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर की आंखों का इलाज चल रहा है। दवाओं की हाई डोज की वजह से उन्हें चक्कर आया। लॉकडाउन की शुरुआत से ही बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दिल्ली में इलाज चल रहा था। मुंबई में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे काबू करने के लिए बीएमसी ने मिशन जीरो टॉलरेंस को शुरू किया है। इसमें अब कोरोना से ज़्यादा प्रभावित इलाकों में जाकर घर घर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस मिशन में डॉक्टर्स, नर्सों के अलावा 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन भी शामिल की गई हैं। इससे लोगों की युद्ध स्तर पर जांच की जाएगी और उन्हें मौके पर ही दवा दी जाएगी। इस मिशन की शुरुआत कांदिवली, बोरीवली, मलाड, भांडुप, मुलुंड इन इलाकों से होगी। 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं 2 जुलाई से कराई जाएं या नहीं, इस पर फैसला टल गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर 25 जुलाई को फैसला करेगा। सुनवाई के दौरान आईसीएसई ने भी साफ किया है कि वो सीबीएसई के फैसले को मानेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से पिछले हफ्ते कहा था कि वो बची परीक्षाएं रद्द करने और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी करने की अपील पर विचार करे। कोर्ट ने सीबीएसई को इसके लिए आज तक का वक्त दिया था। फिल्म गली बॉय में एमसी शेर का किरदार निभाने वाले, पॉपुलैरिटी पाने वाले एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी अब एक एक्शन फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म को श्रीदेवी स्टारर मॉम बनाने वाले रवि उदयवार डायरेक्ट कर रहे हैं। फरहान अख्तर के बैनर तले बनी इस फिल्म में उनके साथ साउथ स्टार मालविका मोहनन नजर आएंगी। ये फिल्म इसी साल दिसंबर में फ्लोर पर आ जाएगी। इस फिल्म के लिए सिद्धांत ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है। फिलहाल सिद्धांत बंटी और बबली 2 की शूट को खत्म करेंगे। सिंगर सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग भूषण कुमार को सीधे चुनौती दी है। भूषण को म्यूजिक माफिया बताते हुए सोनू ने कहा है कि मेरे मुंह मत लगना बस, वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। ये एक तरह से धमकी है। भूषण कुमार टी सीरीज के मालिक हैं और उन्हीं गुलशन कुमार के बेटे हैं जिन्होंने सोनू निगम को इस इंडस्ट्री में गाने का पहला मौका दिया था। इस विवाद में भूषण की पत्नी दिव्या खोसला कुमार ने सोनू पर झूठा कैंपेन चलाने का आरोप लगाया है। अभिषेक बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में 2 दशक पूरे हो गए हैं। उन्होंने 2000 में जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उनकी माने तो उनके लिए पहली फिल्म तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। अभिषेक ने सोशल मीडिया पर अपने संघर्ष की कहानी बयां की, जिसमें उन्होंने बताया कि शुरुआत में कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उन्हें लॉन्च करने को तैयार तक नहीं था। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने और उनसे पैसे कमाने को लेकर दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड पैपराजी को फटकार लगाई है। उनका कहना है कि सुशांत के परिवार की लिखित सहमति के बगैर उन्हें किसी भी वीडियो को साझा करने या उसे मोनेटाइज करने का अधिकार नहीं है।
सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में शुरू हुई नेपोटिज्म और खेमेबाजी पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर लगातार फेमस प्रोडक्शन हाउस, उनके मालिकों और स्टार किड्स को घेरा जा रहा है। ऐसे में आधा दर्जन से ज़्यादा बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का कमेंट सेक्शन आम लोगों के लिए लॉक कर दिया है। इनमें करण जौहर और उनके कैंप से जुड़ी आलिया भट्ट, करीना कपूर, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, अनन्या पांडे और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान शामिल हैं। इंग्लैंड दौरे से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक और झटका लगा है। पाकिस्तानी टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान में कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं मिले थे। पाकिस्तान को 28 जून को इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होना है। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और बल्लेबाज हारिस सोहेल निजी वजहों से पहले ही इंग्लैंड दौरे के नाम से अपना नाम वापस ले चुके हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मुख्य कोच फिल सिमंस ने दावा किया है कि इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने के दौरान उनके साथ नस्ली या दुर्व्यवहार हुआ था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके साथ इंग्लैंड के किस लीग में ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो वहां गए तब नस्लवाद ने उनकी पत्नी को प्रभावित किया था। सिमंस ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 3 या 4 अलग अलग लीग में खेले हैं, लेकिन इस लीग में मुझे इसका सामना करना पड़ा। आज ही के दिन ठीक 7 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतकर इतिहास रच दिया था। यह खिताब अपने नाम कर ढोली वर्ल्ड कप में पहले ऐसे कप्तान बन गए थे धोनी जिन्होंने ये ट्रॉफी जीती थी। भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला बर्मिंघम में खेला गया था। भारत ने इस मैच में इंग्लैंड को सिर्फ 130 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन धोनी की कप्तानी से टीम इंडिया ये मैच 5 रनों से जीत गई। दुनिया के 19वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव और क्रोएशिया के बोर्ना कोरिक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके चलते क्रोएशिया के जगरेब में चल रहा प्रदर्शनी टूर्नामेंट फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट के दूसरे चरण के फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को रूस के आंद्रे रुबलेव से खेलना था। दिमित्रोव ने अपने को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी इंस्टाग्राम पेज पर दी है। कोरिक और दिमित्रोव शनिवार को एक मैच में आमने सामने हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने गेंद पर लार के प्रतिबंध को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस नियम में बदलाव जरूर होगा। वार्नर ने कहा कि अगर आप गेंद पर लार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे फेंक सकते हैं, कैच कर सकते हैं, दूसरे खिलाड़ी को दे सकते हैं, ऐसे में आपकी हथेलियों में ज़्यादा पसीना होता है। वार्नर ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा हासिल नहीं की है, लेकिन मुझे ये फैसला मूर्खतापूर्ण लगता है।